विश्व कीर्तिमान प्राप्त द मैजिक मैन एन चंद्रा पटेल। आपका अपना पटेल, यत्र तत्र सर्वत्र। द मैजिक मैन एन चंद्रा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल द मैजिक मैन एन चंद्रा। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि वो एक प्रखर वाणी के धनी, ओजस्वी, दिव्य, तेजोमय, जो आप उनको देख रहे होंगे अभी। तो भी जब मुख्य पर्दे पर आएंगे तो आप देखेंगे उनके बारे में मैं बताऊं। योगाचार्य हैं। आपने इलाहाबाद से एमए की और अमेरिका के, देखिए बहुत विशेष बात बता रहा हूँ, ऐसा बहुत कम लोगों के पास है कि उन्होंने अमेरिका के 6 विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर डिप्लोमा लिए अलग अलग विषयों में। एक बहुत बड़ी बात है। तो आप उनकी प्रतिभा का अंदाजा लगा सकते हैं, उनकी मेधा का अंदाजा लगा सकते हैं। और हिंदी के साहित्यकार हैं, लेकिन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी लिखते हैं, उसी धारा प्रवाह अंग्रेजी में। वर्ल्ड बैंक में वरिष्ठ अर्थशास्त्री के रूप में ये कार्यशील रहे। 1998 में ये वहाँ से सेवानिवृत्त हुए। लेकिन इनकी सेवा जो है समाज की, साहित्य की, संस्कृति की, भारतीयता की समाप्त नहीं हुई, बल्कि और जोर शोरों से चली। आपको एक बात बताऊं, इन्होंने गाजा, इजिप्ट, ओमान, ईरान, लेबनान, किर्गिस्तान, थाईलैंड, जमाइका, केन्या, यूरोपियन यूनियन, यमन, भारत, वियतनाम, नाइजीरिया, गाम्बिया, लिबेरिया और भी पता नहीं कितने देशों में अर्थशास्त्री के रूप में वहाँ के कार्यक्रम बनाए हैं, वहाँ का प्रबंधन किया है। वो भी हम साहित्य के साथ साथ जानेंगे इस विषय में भी। आपकी कविता संग्रह है जो बहुत प्रसिद्ध है, अधूरी बात, बर्फ की दीवार, अध खुली खिड़की। और इनका एक गजल संग्रह भी है, लंबी उड़ान तक। अंग्रेजी में जो इनकी पुस्तकें हैं, एंथोलॉजी ऑफ अमेरिकन पोएट्री, बेस्ट ऑफ कंट्री सॉन्ग्स इन अमेरिका, सोल स्पीक्स टू द सीकर। तो आप इन 2 किताबों से अंदाजा लगा सके होंगे कि संगीतज्ञ भी हैं, लोक संगीत का भी जानते हैं, शास्त्रीय संगीत भी, तथा सोल स्पीक्स टू द स्पीकर। जब आत्मा परमात्मा की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं। अभी हम उस विषय पर भी आएंगे। आपने संपादन किया दिशांतर, ये उत्तरी अमेरिका के लेखों का एक संकलन था। आपने कथांतर किया, उत्तरी अमेरिका का कहानी संकलन था। और ये मेरा भी सौभाग्य था कि मैं जब संकलन कर रहे थे उन दिनों मैं यहीं था, तो उस पर मेरा भी एक लेख इन्होंने उसमें दिया है। विश्व पत्रिका का संपादन इन्होंने किया, प्रवासी टुडे का संपादन भी करते रहे और स्तंभ लेखन भी करते रहे हैं। और 15 सहयोगी संकलनों में उनकी रचनाएं हैं। अंग्रेजी में उनका एक नाटक था ऑन द हिल, ये मंचित हुआ, प्रशंसित हुआ और इसका प्रचार भी काफी हुआ। फिर इन्होंने हमने बात की थी ना मोहन राकेश की और लहरों के राजहंस के संदर्भ में भी मैं आपको बता रहा था, बहुत कई महीने हो गए इस बात को। तो इन्होंने इन द शैडो ऑफ बुद्ध, बुद्धा बोलते हैं वैसे लोग, इन द शैडो ऑफ बुद्ध, लहरों के राजहंस पर आधारित इनका अंग्रेजी में नाटक है। और यही नहीं, इन्होंने प्रसिद्धि के कौतुक और दान की महिमा, ये इन्होंने, और टॉप ऑफ द वर्ल्ड इज स्मॉल सोलफुल कॉमेडी, ये सब इनके कार्य हैं जो इन्होंने साहित्यिक रूप में हमको दिए, समाज को दिए। और एक बात विशेष है कि इन्होंने बहुत सी कार्यशालाएं की, साहित्य की, संस्कृति की, योग की, और अनेक सम्मेलनों में भाग लेते रहे हैं। अनेक सम्मेलनों से इनका अभिनंदन हुआ है और पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होते रहे हैं। और अगर आप वीडियोग्राफी की बात करें, आप यूट्यूब पर जाएं तो योग चिकित्सा पर इनके सैकड़ों कह रहा हूं मैं, वो वीडियो मिलेंगे। यही निर्माता है, ये निर्देशक है, ये इसके प्रस्तोता है। तो आप मुग्ध हो जाएंगे हमारे इस हिंदी के साहित्यकार के उस योगदान पर भी, जो योग आज तक हमें समझ में आता है कि योगदान क्यों कहते हैं। हम लोगों का योगदान नहीं है, योगदान ही नहीं है, योग सिखाते भी हैं। इन्होंने देखिए, इनको साहित्य सरस्वती गुजरात से पुरस्कार मिला। इनको शान अदब, साहित्यविद और सूत्रनंदन पंत पुरस्कार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से मिले। साहित्य श्री
और सृजन धर्मी इनको मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। काव्य वर्तिका महाराष्ट्र ने इनको सम्मानित किया। हिंदी से भी हरियाणा ने सम्मानित किया और उत्तराखंड से ही इनको काव्य कुमुद अलंकारम जो है ये इनको प्रदान किया गया। तो ये सारे सम्मान इनके कारण सम्मानित हुए। मैं उनके बारे में कुछ और बताऊं या बात करूं, मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा कि जैसे मैं अपना हमेशा बताता हूं, क्योंकि मूलतः ये कार्यक्रम संस्मरण का है और जब ये बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए जाएगा तो उसमें हमने संस्मरण और संवाद दिया हुआ है, इसलिए कुछ संस्मरण तो मुझे थोड़े से धनंजय जी के समक्ष बताने होंगे कि बड़ा जाना पहचाना नाम था मेरे लिए, जैसे हिंदी के सभी साहित्यकारों के लिए है। और मेरी रुचि चूंकि प्रवासी साहित्य में शुरू से ही रही है, मैं तो इनका नाम बहुत सुना था, दिल्ली में भी सुनता था, भारत में भी सुनता था और अमेरिका में भी आकर सुना। और 2001 में मैंने इनका चित्र तो देखा था पहले, पर इनको मैंने रूबरू 2001 की बात है संभवतः, इनका अपना एक सांस्कृतिक केंद्र है, इंडिया इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर है, जहाँ पर कि शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, हिंदी भाषा, नाटक, रंगमंच, ये इन सब की कार्यशालाएं लगती हैं और हिंदी पढ़ाई भी जाती है। अभी पिछले दिनों ही, अभी 4 दिन ही हुए हैं, हमें सौभाग्य मिला था आपके यहाँ जाने का उस केंद्र में। वहाँ इन्होंने एक हिंदी सेवा का वो था इनका उद्देश्य, बल्कि इन्होंने अमृत महोत्सव जो भारत की आज़ादी का है उसको मना करके पूरा सप्ताह भर कार्यक्रम किए थे, उनमें से एक में जाने का मौका मिला था। तो उसी केंद्र में मैं वो तब मिला था इनको 22 साल पहले, और मैंने देखा कि एक बहुत ही सुदर्शन, विनम्र और बड़ा उदार मना व्यक्ति मेरे सामने है। और एक बात तो मैंने विशेष तब देखी जब इनके घर में एक गोष्ठी हुई, और उस गोष्ठी में ये कुर्सी पर नहीं बैठे, हम सब कुर्सियों पर थे और ये कालीन पर योगासन लगाकर ही बैठे थे। और उसके बाद कितनी बार, कितने सालों तक हम लोग जब भी यहाँ आते हैं, संगोष्ठियाँ होती हैं, तो अक्सर मैं देखता हूँ कि ये योग मुद्रा में ही बैठते हैं और जमीन पर, ये हम सब में सबसे ज्यादा जमीन से जुड़े हुए हैं। कुर्सी से भी जुड़ते हैं पर कुर्सी से कम जुड़ते हैं और हम लोग कुर्सी से ज्यादा जुड़ते हैं। तो आप ये इनकी विशेषता, इनकी प्रखरता इसको मान सकते हैं। फिर उनका नया घर, इन्होंने एक घर अभी लिया, पुराना घर भी बहुत अच्छा था, लेकिन नया घर इतना बड़ा, इतना खुला, उसके चारों तरफ उपवन भी क्या बल्कि वन ही है, जहाँ बहुत से वन्य जीव भी आते हैं, हिरण, खरगोश इत्यादि भी आते हैं, और भी बिल्कुल महल जैसा उसको एक सांस्कृतिक केंद्र में बदलने का यत्न कर रहे हैं। देखिए कब होता है। तो वहाँ, और एक और बात बताऊं, मैं तो सोचता था कि मैं इनको हम मिलाऊं, लेकिन ये एक शब्द आपने सुना है ना, यारों के यार जी, यारों के यार शब्द सुना है। तो उनसे हम इतने साल से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन 2019 में उनके घर में जब बात होने लगी तो मेरे साथ एक पढ़ते थे विनोद अग्रवाल, जिनका दिल्ली में आइवरी मार्ट और आइवरी पैलेस, जी जी, बहुत बहुत बड़े व्यापारी होते, जामा मस्जिद पे वो मेरे साथ पढ़ते थे। और एक थे, एक जैना वॉच कंपनी दिल्ली में होती थी, उसके भी मालिक के बेटे विनोद कुमार जैन मेरे साथ पढ़ते थे। और आश्चर्य की बात कि जब लंबी बातचीत होने लगी तो स्कूल का जिक्र आया, तो धनंजय जी कहते कि विनोद अग्रवाल मेरे खास दोस्त है। तो मैंने कहा अरे मेरे साथ पढ़ते थे। आगे बात बढ़ी तो फिर विनोद जैन का नाम आया, तो कहते अरे वो मेरे दोस्त थे। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये यारों के यार हैं। तो ऐसे मित्र, योगी, बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े चिंतक और एक भविष्य दृष्टा, क्षमा कीजिएगा थोड़ा शायद ज्यादा बोल गया। तो मैं तो गगनांचल में भी इनके लिए जब संपादक रहा तो रचनाएं मंगवाते थे, हमें बड़ा सौभाग्य मिला कि इनकी रचनाएं उसमें आती थी और उस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिलती थी। अब मैं ज्यादा देर आपके सामने नहीं रहूंगा, अब मैं उस छवि को प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो मेरे स्थान पर आ जाएंगे और मैं उनके स्थान पर चला जाऊंगा। अब आप मिलिए श्री धनंजय कुमार जी से, और मैं धनंजय जी से चाहूंगा
कि वो अपनी जैसे मैं अक्सर पूछता हूँ, क्योंकि वो एक साहित्यकार है, तो उनकी जो रचना प्रक्रिया है वो क्या है? कब लिखते हैं, क्या सोचते हैं, बिंदु बनाते हैं, कहाँ बैठ के लिखते हैं, वो सारी बातें हम जानना चाहते हैं उन्हीं के मुख से। तो स्वागत है सुबोध जी, स्वागत करते हैं हम उनका जी करतल ध्वनि से कर रहे हैं हम तो, कि आइए मुख्य पटल पर आपका स्वागत है श्री धनंजय कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। भाई के समान हैं, मित्र के समान हैं, और उनकी आज्ञा हुई तो मुझे यहाँ पे पहुंचना ही था, कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तो बहुत खुशी हुई, मेरा सम्मान है कि आपने इस पटल पे मुझे बुलाया। और जहाँ तक रचनात्मक प्रक्रिया की बात है, तो मैं समझता हूँ कि सारी सृष्टि रचनात्मक है। सृष्टि का उद्गम, विकास और आज की स्थिति, ये सब रचनात्मक है और संगीतात्मक भी है। जो वातावरण में स्पंदन होता है वो संगठित होता है तो संगीत बनता है। तो सभी ग्रहों के, सभी नक्षत्रों के, सभी तारों के एक ध्वनि होती है। तो वो ध्वनि सर्वत्र विस्तृत है, जी और वो जब मन में उतरती है तो थोड़ा बहुत सुर और ताल आपके अंदर भी विकसित होता है, अगर आप उसके प्रति सजग हैं तो। और दूसरा, संगीत से मेरा नाता बचपन से जुड़ा रहा। जब मैं गांव में बच्चा था, 2-2.5 साल का था, तब से मुझे याद है, हर सप्ताह एक दिन मंगलवार को शाम को संगीत गोष्ठी होती थी, और सारे बच्चे आसपास, बड़ी उम्र के भी बच्चे सो जाते थे। मैं 1-2 बजे रात तक वहां बैठा रहता था। लोग आश्चर्य करते थे कि छोटा सा बच्चा यहाँ पे क्यों बैठा है। तो वो संगीत, तो अब संगीत जो है वो कविता में उतरती है, उतारना नहीं पड़ता, अपने आप आती है। तो संगीत में सोच, संगीत में अभिव्यक्ति, वो कविताओं में आती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं कविता लिखता नहीं हूँ। कविता हमारे आसपास फैली होती है, और उसमें 1-2 कण कभी कभी उतार लेते हैं। प्रयास करना पड़ता है कभी कभी उसको। कई बार वो छन के उतरती है। पहले वो आकाश से मन में उतरती है। अब मन कितना सीमित है, विस्तृत है, उस हिसाब से उसमें छन के आती है, थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद हमारी भाषा में उतरती है। भाषा भी अलग लोगों की अलग अलग होती है, उससे एक बार और छनती है। उसके बाद व्याकरण में और शब्दों में, फिर कलम से कागज पर उतरती है। तो ये यात्रा है, सृजनात्मक यात्रा। तो मैं मानता हूं कि मैं कविता लिखता नहीं हूं। कविता है जिसके कुछ कण को मैं अभिव्यक्ति दे सकता हूं। तो ये रहा। अगर आप कहें तो मैं 2 क्षणिकाएं हैं इसी विषय से जुड़ी हुई। स्वागत है। इरशाद इरशाद स्वागत है। स्वागत है। शब्दों का जाल फेंका तो है चेतना की झील में। शब्दों का जाल फेंका तो है चेतना की झील में। देखें कब उलझती हैं सोच की लहरों से बचकर एहसास की मछलियां। बहुत को वाह, बहुत इतने सुंदर उपमान, इतने इसको दोबारा पढ़िएगा। और एक पंक्ति और है, कुछ शब्द उतरे हैं मन की सीढ़ियों से, लिए हुए तस्वीर उस कविता की जो अभी तक सोई पड़ी है ऊपर वाले कमरे में मेरे साथ।
बहुत को, बहुत को, वाह। वाह 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 धनंजय जी, इस बहुत बढ़िया। कविता को एक बार और सुना दीजिएगा, क्योंकि हम उसके साथ साथ बिल्कुल हमारी चिंतन धारा में प्रवेश कर रही है। जो जी, जी। उपमान आप दे रहे हैं वो इतने जीवंत उपमान है और उनको हम उनसे जोड़ रहे हैं। वाह, जो ऊपर वाले कमरे में सोई हुई है कविता, वो कैसे जागती और आपके साथ उतरती है। एक बार और पढ़ लीजिए। कुछ शब्द उतरे हैं मन की सीढ़ियों से, लिए हुए तस्वीर उस कविता की जो अभी तक सोई पड़ी है ऊपर वाले कमरे में मेरे साथ। बहुत को, बहुत को, बहुत बढ़िया सर। बहुत तो सुंदर। ये थी जो आप कह रहे हैं रचनात्मक प्रक्रिया, उसकी एक छवि मैंने नहीं आपके सामने रखी। नहीं, बहुत सुंदर। तो जो आपने वो आप उस बात को प्रमाणित ही कर रहे हैं जो कहते हैं ना, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग। जो पावरफुल फीलिंग है वो कैसे उतर कर आती है और व्यक्ति स्पॉन्टेनियसली स्वतः स्फूर्त होकर के लिखने लग जाता है। और धनंजय जी, आप कहानियां लिखते हैं, आपकी कहानियों में भी आपकी कहानी को एकदम से एक बार में पढ़ करके वो हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। तो आपकी कहानी को 2-3 बार पढ़ने पर हमें अलग अलग चीजें नजर आती हैं। तो गद्य में आप कैसे करते हैं, वो कहाँ से उतरता है ऊपर वाली छत से, वही बताइएगा हमें। ऐसा मेरा अनुभव रहा है कि मैंने नाटक भी कई लिखे हैं और कहानियां भी। हालांकि एक कहानी है मैंने अंग्रेजी हिंदी इंग्लिश में लिखी थी, जिस पे एक फिल्म भी बनी है, अभी पिछले सप्ताह उसकी शूटिंग भी थी। कुछ मेरे घर में, कुछ बाहर, कुछ वॉशिंगटन डीसी एरिया में। और उसके निर्देशक और एक्टर इंडिया से भी आए थे, यहाँ के भी थे। और तो नाटक और कहानी हमें समाज से जोड़ती है, समाज की प्रवृत्तियां, कुछ लोगों की का स्वभाव, उनका चलन, उनकी अपनी व्यक्तिगत कहानियां जो हमारे सामने आती हैं और जो हम संदेश देना चाहते हैं। एक हमारा विश्लेषण होता है, एक हमारा संदेश होता है। तो इन दोनों का संगम हमारी कहानियों में और नाटक में झलकता है। लेकिन कविता वो अपनी कहानी होती है, वो हमारे बारे में बोलती है कि हम कहाँ तक उसको छू पाए हैं। पूरी कविता तो मुझे लगता है कोई नहीं कर सकता, असंभव है। पूरी कविता के कुछ कण इधर उधर आते हैं तो उसको हम शब्दों में ढाल के कहते हैं। तो अपने आप से जोड़ती है कविता और हमें समाज से जोड़ती है कहानियां, नाटक इत्यादि। आपने बहुत संक्षेप में एक बड़ी बात बताई है जो बहुत समझने की है। बिल्कुल ठीक। तो जैसे अभी आपने जो बात बताई, इससे एक प्रश्न उपजता है जो आपकी ही एक पुस्तक को लेकर है। आपने लिखा था सोल स्पीक्स टू द सीकर, है ना? तो वो जो सोल है वो जो उसको सुनना चाहता है, या क्या उसका थोड़ा सा विश्लेषण हम चाहेंगे कि असल में पढ़ना मेरा शुरू से ही रुचि रही है। जब मैं हाई स्कूल था तब से इधर उधर की किताबें जो मिल जाती थी पढ़ लेता था। और फिर बाद में मुझे लगा कि ये जो महान लोग हुए हैं, विद्वान, वैज्ञानिक, उनकी मैंने आत्मकथाएं पढ़नी शुरू की कि वो क्या सोचते हैं और वो क्या पढ़ते हैं, कैसे बोलते हैं, उन्होंने, उनका योगदान क्या रहा है। तो इस तरह कम से कम मैंने 100-150 इस तरह की आत्मकथाएं पढ़ी और उनसे सीखा। तो उनके बारे में पढ़ते पढ़ते उनकी कुछ बातें, पैराग्राफ, 2-4 वाक्य वो दिमाग में टिक गए। तो मैंने कहा क्यों ना हम एक ऐसा इसको संकलित करें। और उसमें करीब 1500 इस तरह के पैसेजेस हैं
पूरे विश्व के जो सबसे महान जिनको मैं मानता हूं, उनकी कही हुई बातें इससे जुड़ी हुई हैं कि अगर कोई ढूंढना चाहे, पाना चाहे, तो उसकी आत्मा उससे बात करती है। वाह वाह। और जो सिर्फ उसकी ऐसी थोड़ी बहुत रुचि है और उस लगन नहीं है, अगर लगन नहीं है तो आपके अंदर सुनने की क्षमता भी नहीं होती। आपकी आत्मा बोलती है, आप उसको आवाज, उसकी आवाज आप ढूंढ रहे हैं। आत्मा अपने आवाज से नहीं बोलती, आपके तार छूती है। तो उसका जो है, मैंने एक संकलन करीब 700 इस तरह के महान लोगों के बारे में उनसे, उनकी कही हुई बातों को इस तार से जोड़ा कि उनकी आत्मा ने उनसे क्या कहा, और इसलिए कहा क्योंकि वो उसकी तलाश में थे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। अभी एक बात की जो मैंने नोट की कि बिना लगन के कोई ठीक से सुन भी नहीं सकता। बहुत अच्छा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको जो इस समय सुन रहे हैं, हमारे जो विशिष्ट, जो यहाँ पर सभी लोग प्रतिभागिता कर रहे हैं आपके साथ, ये उसी कोटि में, जिस कोटि में आपने कहा है। इनमें इतनी लगन है कि देखिए 85वां में कड़ी है और ये लगातार आते हैं और सुनते हैं। ये आपकी लगन को मैं प्रणाम करता हूँ। नहीं, उनकी लगन है सर। इसके लिए धैर्य चाहिए, प्रयास चाहिए, लगन चाहिए। जी। अच्छा, एक चीज जानना चाहूंगा कि आपने नाटक की भी बात की और ऑन द हिल, इसकी चर्चा हमने दिल्ली में भी सुनी, भारत के अखबारों में आया था इसके बारे में। और वो उसका वो क्या था, उसका क्या भाव उसमें विशेष है, और वो मंचित हुआ, यानी नाटक अगर मंचित हो जाए, जिसको हमारे यहाँ तो रंग नाटक कहने लग गए उसको मोहन राकेश जी के बाद से, तो वो जो आपका रंग वो नाटक बहुत खास था मेरे जीवन में, क्योंकि वो नाटक की कहानी थी कि एक प्रवासी भारतीय जो यहाँ पे है, वो यहाँ का नेता बन जाता है। अच्छा। इलेक्शन भी जीतता है, और इलेक्शन जीतने के बाद जब वो सेनेटर बन जाता है, तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में वो शामिल होता है, और उसके अंदर दुविधाएं पैदा होती है। लोग उससे सवाल पूछते हैं, उसके जवाब उनको वो सह नहीं पाते कि हम किसके पक्ष में हैं। इस तरह का उसका मन विभाजित होता है। हम पूरे अमेरिकन हैं या इंडियन हैं या दोनों का मिश्रण है, क्या है? तो बहुत से सवाल उसके सामने होते हैं लेजिस्लेचर में, जिनका वो जवाब सोचते सोचते रह जाता है और कुछ कह नहीं पाता। तो ये उसका संघर्ष था। तो उस संघर्ष में वो उसने बोलना बंद कर दिया था। उसकी निंदा भी लोग करते थे। तो अचानक उसके दरवाजे पे दस्तक हुई, और एक 12 साल का, लगभग 10-12 साल का बच्चा उनके कहा कि मैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम से आया हूं, मैं मथुरा के एक स्कूल में विद्यार्थी हूं। तो इस तरह से कहानी बढ़ती है। फिर उनका विश्वास इस पे, वो सारी बातें इसी से करते हैं और उसका सही जवाब भी देता है। तो वो नेताजी का नाम था अर्जुन पांडे, और इस बच्चे का नाम था ऐसे कोई लंबा सा, जो कृष्ण से जुड़ा होता है। तो बाद में कहानी आगे बढ़ती है। उनका परिवार है, बेटी है, वो बच्चा उनके साथ, बच्चों के साथ कभी कभी स्कूल भी जाता है। लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। फिर साल दो साल क्या, कुछ महीनों के बाद वो लड़का गायब हो जाता है। गायब हो जाता है तो उसको ये बिल्कुल अपना अधूरापन महसूस करते हैं। तो उसको खोजने का प्रयास करते हैं। कहते हैं उसने स्कूल, मथुरा किसी स्कूल का नाम लिया था, तो वहां पे संपर्क किया जाता है। तो उन्होंने कहा इस नाम का कोई लड़का आपने भेजा था स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, वो हमारे साथ रहा भी था। तो लोग कहते हैं कि इस नाम का तो हमारे स्कूल में कभी कोई विद्यार्थी रहा ही नहीं। तो इसके बाद जो कहानी है वो और भी है। तो इसमें हमने मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया था।
जैसे इसके इलेक्शन का सीन, उसका एक संबंध होता है एक जर्नलिस्ट से, महिला जर्नलिस्ट से, उससे बातचीत, फिर एक ड्रीम सीक्वेंस भी है स्पेशल इफेक्ट के साथ। तो ये 3 एक्ट प्ले था, बहुत सुंदर। और लोग कहते हैं कि ये वाशिंगटन एरिया में सबसे सफल नाटक मंचित किया गया था। मैं समझता हूँ। हाँ, जिसमें एक बात और बता दूं, हाँ जी, जिसमें ये थोड़ा महंगा भी पड़ा इसको मंचित करना, तो वो सब निकालने के बाद हमको $10,000 का, ये 94 की बात कह रहा हूँ, $10,000 बचे थे, डॉलर। $10,000 बचे थे। ओ तो वाह वाह, उसको अद्भुत, हमने अद्भुत। भारत की कुछ संस्थाओं को, अमेरिका की कुछ संस्थाओं को हमने डोनेशन में उसको बांट दिया। वाह। मैं बहुत बहुत अच्छा लगा। और देखिए आपने, मैं समझता हूँ जो ऑन द हिल है, तो ये आपका तात्पर्य कैपिटल हिल से होगा, जो ऑन द हिल, यहाँ हिल बोलते हैं ना, कैपिटल हिल। अमेरिका की पार्लियामेंट है। तो आपको एक बात बताऊं, कल अमेरिका की सेनेट में एक कार्यक्रम था भारतीय 75वें महोत्सव पर, जैसा आपने उस दिन अपने केंद्र में किया था। तो वहाँ मेरा भी सौभाग्य था, मुझे भी जाने का मौका मिला। और वहाँ कई सेनेटर आपको जानते थे, और एक महिला जो मॉरिशस से आई थी, सुरेखा उनका नाम है, उन्होंने कहा मैं तो धनंजय जी को बहुत जानती हूँ, ही इज अमेजिंग, ही इज मैग्निफिशेंट। तो मैंने कहा आप कैसे जानती हैं? तो उन्होंने कहा मैं वर्ल्ड बैंक में उनके साथ थी। मुझे याद है। जी हाँ। एक बात तो वो फिर कैपिटल हिल पर ही थे हम लोग, तो आपने जब ऑन द हिल का ध्यान आया। और एक विशेष बात मैं आपको बताऊं कि जब आप ये प्रकरण बता रहे थे अभी, तो उस समय हमारी भारतीय फिल्म की एक बड़ी पर्सनैलिटी यहाँ पे जुड़ी हुई है, दिनेश लखनपाल, जो अरे वो तो हम जानते हैं, बहुत बहुत पहले से जानते हैं। तो वो फिल्म प्रोड्यूसर भी है, फिल्म डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, कवि भी है, कहानीकार भी है। तो मैंने भी देखा अभी उनका एक कमेंट आया था, वो कमेंट एक बार और आ जाए तो देखें। देखा उनका नाम देखा तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं क्या भी बताता हूँ सबको, और बड़ा अच्छा लगता है कि आप भी। अभी दिनेश जी का ईमेल आया था, तो उनसे संपर्क स्थापित हुआ है फिर से कई वर्षों के बाद। वो प्रणाम लिख रहे हैं सर आपको। दिनेश जी नमस्ते। मैं पढ़ देता हूँ, मैं उनका कमेंट पढ़ देता हूँ। डीके साहब को भी और गुरुदेव हरी जी को भी खास प्रणाम। और उससे पहले उन्होंने अरहोरा फिल्म्स एंड मीडिया के नाम से उन्होंने लिखा था, तो मैं पहले नहीं समझ पाया था। अच्छा। कि दिनेश हमारे हरी जी का मैं शिष्य हूँ, और उस टाइम पर दिनेश लखनपाल हमारे साथ कविता और वाद विवाद प्रतियोगिता में वही है, साथी रहते थे। वही दिनेश लखनपाल। हाँ जी, वही दिनेश, बड़ी धूम थी। हाँ जी। चलिए हम इसी बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज रंगमंच की बात बड़े दिनों बाद हो रही है हमारे यहाँ। मोहन राकेश के बाद रंगमंच के बारे में नई बात हुई थी। तो आपने जो इन द शैडो ऑफ बुद्ध लिखा, तो उसमें लहरों के राजहंस ने जो आपको प्रभावित किया, तो वो प्रभाव किस स्तर पर था कि आपने उसको अंग्रेजी में पूरा किया? तो आपने पूर्णकालिक नाटक लिखा या कुछ उसका एक हिस्सा लिया? पूरा उस बारे में जाना। पूरा लिया। पूरा लिया। अच्छा। और उसमें जो तीसरा एक्ट था वो सबसे मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ के समाज को, यहाँ के दर्शकों को वो बातें समझाना कि उनके मन में भी उतर सकें, बहुत मुश्किल काम था। और एक अद्भुत घटना हुई इसी संदर्भ में कि काफी समय लग रहा था, मैं कुछ आखिरी एक्ट जो है मैं लिख नहीं पा रहा था। तो रात को नींद नहीं आती थी। इस तरह कई सप्ताह बीत गए। तो सब लोग, मेरे मित्र, मेरी पत्नी, परिवार, सब लोग भी परेशान थे कि क्या हो गया इनको। तो एक दिन ऐसा हुआ, अचानक रात को मैं करीब 11-12 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई, और अधखुली आंखें और कलम और नोटबुक लेके मैं बेसमेंट में जाके बैठ गया जमीन पे, और 6 बजे तक मैं लिखता गया 20-25 पन्ने, और उसके बाद आके सो गया। और सुबह मैंने किसी को उसको टाइप करने के लिए दे दिया।
उसके बाद मैंने उसको देखा, उसमें कोई मुझे गलती नहीं, त्रुटि नहीं, उसको एडिट कुछ नहीं करना पड़ा, वो वैसे ही प्रस्तुत किया गया। वाह ये उसका तीसरा एक्ट था। और उसमें एक वाह खास बात ये भी थी, एक और चमत्कार हुआ कि हम सुनते हैं जादू क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। कभी विज्ञान में लगता है वो तो जादूगरी है, कभी जादू में लगता है इसमें विज्ञान है। तो मेरे पास एक उसका म्यूजिक भी मैंने कंपोज किया था। तो वो सीन है कि जब बुद्ध के छोटे भाई थे, जब वो राजा बन गए, नंद नंद नंद, हाँ, उनके जाने के बाद जी तो राजा बन गए, तो उसी शहर के आस पास उनका एक मठ स्थापित हुआ जब वहां से गुजर रहे थे। तो रात को, शाम को, सुबह ये आवाज आती थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो उसका मैंने गीत बनाया, कंपोज किया। तो एक दिन नंद के मन में आया कि क्यों ना हम बड़े भाई से जाके मिलें। तो वो गए, काफी देर तक रहे। शाम को जब लौटे तो वो सिर मुड़ा के आए थे। तो उनकी पत्नी जो थी रानी, उनका दिल जो है बिल्कुल बैठ गया। और उसी रात को वो सो नहीं पाए, खिड़की के पास जाके देखती है, आंधी तूफान बिजली ये सब है, और बुद्धम शरणम गच्छम की आवाज भी आ रही है उनके आश्रम से। तो ये सीन जो है मुझे म्यूजिक में भी देना था कि उस तरह की आवाज कैसे सब मिली। बुद्धम शरणम गच्छम ये भी मिला है, आंधी तूफान बिजली कड़क रही वो भी है, आंधी की आवाज है, बारिश तूफान की आवाज है। तो मैंने कहा ये आवाज मैं कहाँ से लाऊं। तो मेरे पास एक बहुत पुराना कीबोर्ड था कैसियो का। तो मैंने कहा उसमें इस तरह की थोड़ी बहुत आवाज है, लेकिन वो टूट चुका था, वो ब्रोकन था, क्लोजेट में कहीं पड़ा हुआ था, और कभी उसको हमने प्लग किया वो आया नहीं। मैंने कहा लेकिन वो आवाज उसमें है, वो प्रीसेट साउंड इफेक्ट्स में। तो मैंने अपने बेटे को कहा, छोटा था वो भी, मैंने कहा वो वाला टूटा हुआ कीबोर्ड जो पड़ा है ना, वो मैं वापस भी नहीं कर सकता था, कोई लेने को तैयार नहीं था। मैंने कहा वो कीबोर्ड ले आओ, और फिर नीचे हम लोग थे, उसको प्लग इन किया। मैंने अपना रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। मैंने कहा आवाज तो आनी नहीं है, लेकिन देखते हैं जादू होता है कि नहीं। जैसे ही मैंने बटन दबाया रिकॉर्ड का और उस टूटे हुए कीबोर्ड का, उससे आवाज आने लगी और वही मैंने रिकॉर्ड किया। तब से मेरी आस्था जो है इस तरह के चमत्कारों में थोड़ी सी आई कि ऐसा हो सकता है। हम रात को उठ के नींद में लिख सकते हैं, और टूटा हुआ कीबोर्ड, उससे संगीत आ सकता है। और भी कई चमत्कार हुए मेरे जीवन में, जिसने मुझे रचा है एक तरह से। आवाज आपकी फिर कट गई। मैं इसी संदर्भ में पूछना चाह रहा था कि वो नंद की पत्नी सुंदरी रानी जो सुंदरी है, तो उसकी जो मनोदशा है, चूंकि वो तो प्रवृत्ति में ज्यादा जाती है और निवृत्ति में पति जा रहे हैं, तो उसकी मनोदशा को आपने कैसे दिखाया? वो बड़ा मुश्किल काम था। वही सीन था ना कि उसके वो बहुत, उसका दिल दहल गया था। वो सोच रही थी कि अब मैं रानी नहीं रहूंगी, ये राजा नहीं रहेंगे, बल्कि ये हमें छोड़ के चले जाएंगे, ये भी उनके साथ मिल जाएंगे, बुद्ध के साथ। तो जो उसका जो सिर्फ एक्सप्रेशन था, और ये बिल्कुल रियलिस्टिक सही है कि वो जोर जोर से फूट कर रोने लगी स्टेज पे, जैसे वो बेहोश हो जाएगी। और फिर सब लोग गए, तो फिर मैंने कहा भाई अभी उसको रो लेने दो, अगर रोकोगे तो फिर उसके बाद ये बात उसके दिल में रह जाएगी। तो लोग भी बिल्कुल अचंभित हो गए कि ये कैसा ड्रामा है, कि ये ड्रामा नहीं है बल्कि ये इसमें हकीकत नजर आ रही। वाह वाह वाह। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं वो ईश्वरीय चेतना जो मानवीय चेतना में आती है, तो उसका विकास अवश्य होता है। आपने तो इसके प्रमाण स्वयं देख लिए, और आपके मन में कहीं किसी ने, ईश्वर ने भरा वो अगाध विश्वास
कि आपने एकदम से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, जबकि आपने कई बार उसको लगाया और वो कभी चला नहीं चला कभी, है वो ना? 2-3 साल से पड़ा हुआ था तो ऐसे। आपने उसको बिना टेस्ट किए सीधे रिकॉर्डिंग पे लगा लिया, एंड इट रिकॉर्ड इट। हाँ, दैट इज स्प्लेंडेड। आभार सर। धनंजय जी, अभी आपने साहित्य की बात की, रचना के स्तर की बात की, कैसे वो फूटती है, कहाँ से आती है, उसका एक बहुत सुंदर शब्दों में आपने प्रतीकों के माध्यम से, उपमाओं के साथ वर्णन किया, और उस संस्कृति की भी चेतना की तरफ आपने हम लोगों को आकर्षित किया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि साहित्य और संस्कृति का क्या संबंध है आपके विचार में? संस्कृति का संबंध आपकी आत्मा से है। ये बहुत नैसर्गिक प्रक्रिया है। संस्कृति कोई बाहर से खरीद के लाने वाली चीज नहीं है। संस्कृति से आप जुड़े हुए हैं, आपकी आत्मीयता है उसके साथ, और आप जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, लिखते हैं, उसमें वो झलकती है। तो संस्कृति एक हमारा वैल्यू सिस्टम है। अक्सर लोग उसको सिविलाइजेशन से जोड़ते हैं। सिविलाइजेशन वो है जिसको हम रचते हैं, जो हमने किया वो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सिविलाइजेशन है। कल्चर, संस्कृति जो है, जिस आपका वैल्यू सिस्टम, आपके लिए क्या महत्व रखता है, आप किसकी ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, आप किससे प्रभावित होते हैं, आपका इतिहास क्या है, आपके रूट्स क्या हैं, आपकी जड़ें कहाँ तक पहुंची हैं। तो जितनी गहरी जड़ें होती हैं उतना लंबा वृक्ष, ऊंचा वृक्ष उससे पनपता है। और जड़ें अगर छिछली हों, इधर उधर फैली हों, तो वो जो है अधूरापन महसूस होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग इससे सहमत नहीं होंगे वो उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन ये मेरा अनुभव है। आपका अनुभव बहुत विशेष है। तो साहित्य के साथ फिर संस्कृति का जो सामंजस्य है, वो लेखक कैसे बिठाता है, या उसको बैठाना नहीं पड़ता, वो अपने आप बनाई आती है। अगर आपके अंदर सांस्कृतिक मूल्य हैं जी, तो आप जो भी लिखेंगे या करेंगे उसमें उसका मिश्रण होगा ही। आपको प्रयास की आवश्यकता नहीं है कि इसमें हम संस्कृति जोड़ना चाहते हैं तो कुछ शब्द जोड़ दिए, कुछ वाक्य जोड़ दिए, ऐसा नहीं होता। आप जो भी लिखेंगे उसमें वो झलकेगी। जो लोग इतने मतलब जिनको झलक सकती है उनको झलकेगी। बिल्कुल ठीक। आप एक बहुत ही प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, और आपने वर्ल्ड बैंक जैसी दुनिया की एक सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है जो उसमें कार्य किया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे जर्नलिज्म में कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स को जर्नलिज्म के साथ जोड़ के अर्थशास्त्र का जो जर्नलिज्म है वो बहुत विशेष माना जाता है, इकोनॉमिक जर्नलिज्म। तो ऐसे साहित्य में अर्थशास्त्र जैसे जुड़ता हो, तो क्या आपने जो कहानी, कविताएं या और लेख लिखे, उनमें अर्थशास्त्र के विषय या अर्थशास्त्र की कुछ धारणाएं आती हैं? बहुत कम। वो इसलिए बहुत कम क्योंकि जो मेरा करियर रहा है, करीब 25 साल मैंने विश्व बैंक में काम किया और सारी दुनिया देख ली। और उसके बाद मुझे लगा कि काम तो ठीक है, प्रयास किया, कुछ लोगों ने सराहा भी, लेकिन मुझे उसके अंदर कुछ कमी लगने लगी। क्योंकि अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको मैं पचा नहीं पाया। वो जो प्रतिस्पर्धा का है और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, और उसमें एक सेल्फिशनेस जुड़ी हुई है, एक लोगों पर काबू करना, उनको मैनिपुलेट करना, ये सब जो है पॉलिसी जो बनती है, नीतियां बनती हैं उस पे। तो उसमें कुछ दिनों के बाद, कई वर्षों के बाद मिला कि अब मुझे जो इससे मिलना था वो मिल चुका है। अब और जो है बाकी जीवन मैं इसमें नहीं बिताना चाहता था। तो एक निर्णय लिया मैंने कि अब ये हो चुका। वही कहीं भी जाता था, किसी भी देश में लगता है कि ऐसा तो मैंने पहले देखा हुआ है,
ऐसे लोग तो मैं पहले से जानता था। तो मैंने कहा अब यहाँ पे जी, जी। सीखने को बहुत कम रह गया है। तो मैंने कहा अब फिर और दिशाओं में बढ़ें, और जो कुछ हमारा योगदान हो सकता है वो करते रहें। तो बहुत उसके सुंदर। बाद मेरा आनंद का स्तर थोड़ा बढ़ने लगा और मुझे अब आनंद आ रहा है। तो आप अर्थ से शब्द की तरफ बढ़े, उस अर्थ से, अर्थशास्त्र वाले अर्थ से हाँ। शब्द साहित्य में आए। हाँ, और तो साहित्य और जीवन, इसके बारे में भी आप क्या कहेंगे? साहित्य और जीवन हमारे जीवन को कितना प्रभावित करता है या कर सकता है, या उसके करने की संभावना है, आप क्या बताएंगे? हम जब हाई स्कूल में थे तो हिंदी हमारे विषय था। फिर जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे तो अंग्रेजी भी मेरा विषय था। तो ये बात सुनते थे कि साहित्य समाज का दर्पण है, मतलब समाज में जो होता है वो दर्शाता है। तो मैंने कहा अगर ये दर्पण है तो फिर तो कुछ नहीं है। तो साहित्य के प्रति मेरी जागरूकता वहां से नहीं जमी कि ये समाज का दर्पण है। मुझे लगा कि ये समाज का मार्गदर्शक है। अगर दर्पण दिखाते रहेंगे तो समाज वैसे ही बना रहेगा, आगे कैसे जाएगा? दर्पण के पीछे कैसे जाएगा? आगे कैसे, ऊपर कैसे जाएगा? बहुत सुंदर। मैंने कहा वो दर्पण काफी नहीं, मार्गदर्शक होना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए साहित्य में। वैसा मुझे बहुत कम दिखता है। बहुत सुंदर। व्याख्याएं बहुत मिलती हैं, जी। ऐसा वहां ऐसा हो रहा है, जजमेंट मिलता है कि ये बहुत गलत हो रहा है। देखो आप बताइए सही क्या है? आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं ऐसा सोचता हूँ धनंजय जी कि अगर हम इस बात को माने कि समाज का दर्पण है, लेकिन वैसा दर्पण है कि उसमें जो लेखक क्या दिखाना चाहता है वो कुछ और है, वो नहीं है जो वो दिख रहा है, वो उस लेकिन दर्पण वो से आगे आम जनता के समझ में नहीं आता। नहीं आता। वो एक साहित्यकार दूसरे साहित्यकार को बता सकता है, वो समझ जाए कि आपने कुछ उसमें उसको वर्धित किया है, उसको बढ़ाया है, उसका विस्तार हुआ है, उसके आपका विश्लेषण अलग है, आपकी समझ अलग है, आप जो कहना चाहते हैं वो अलग है। लेकिन साहित्य पढ़ने वाले लोगों की कमी है। तो जो साधारण व्यक्ति है, अन्य उन लोगों तक कैसे पहुंचेगा ये संदेश? तो उसके लिए अच्छा, जर्नलिज्म की भी दशा आप जानते हैं। जर्नलिज्म के माध्यम से पहुंच सकता है, फिल्मों के माध्यम से पहुंच सकता है। लेकिन फिल्म में भी वही वो चक्कर है कि समाज फिल्म को प्रभावित करता है। ये वो कहते हैं कि भाई हम अगर किसी फिल्म मेकर से कहें कि आप इस तरह की फिल्म क्यों नहीं बनाते, कहीं भाई इस तरह की फिल्म चलती नहीं है, तो वो उसी तरह की फिल्में बनाएं जो बनाते हैं, जो चलती हैं। और किसी फिल्म के दर्शकों से पूछें कि भाई आप ऐसी फिल्म क्यों पसंद करते हैं, कि भाई वही तो बनती है इसलिए हम वही देखते हैं। बिल्कुल ठीक बात। ये जो चक्रव्यूह है इसका। चलिए अब हम योग की तरफ आते हैं धनंजय जी। आप योगाचार्य इस नाम या इस विशेषण या इस संज्ञा से भी बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। हमने भी आपके परिचय में योगाचार्य भी लिखा, क्योंकि अक्सर हम जहाँ जाते हैं तो जब हम आपकी बात करते हैं तो कहते हैं अच्छा योगाचार्य धनंजय जी। तो उसमें ये कहते हैं कि योग जो है वो चित्त वृत्ति का निरोधक होता है, या उसका ये उद्देश्य होता है। तो आपकी समझ में क्या है, क्यों करते हैं हम योग? असल में योग एक विषय नहीं है कि बाकी अन्य विषय हैं, विज्ञान है और समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, और एक योग शास्त्र है। योग हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारी पूरे जगत की सृष्टि से जुड़ा हुआ है। जब ऊर्जा और बुद्धि जुड़ती है तभी सृष्टि होती है। वाह जी, ऊर्जा और बुद्धि। अगर ऊर्जा कम है तो बुद्धि की बुद्धि रह जाएगी, वो दिखेगी नहीं। और बुद्धि है, ऊर्जा नहीं है, तो वो प्रकट नहीं होगी। बहुत को आप उसको शिव और शक्ति भी कह सकते हैं, शिव चेतना।
और शक्ति या प्रकृति, जैसे सांख्य में बताया गया है। तो लेकिन ये जो आप कह रहे हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा, पतंजलि का सूत्र, पतंजलि का दूसरा सूत्र है। उसके पहले सूत्र को पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। अथ योग अनुशासनम, वो अथ का अर्थ क्या है? अब। तो एक मैंने श्रृंखला शुरू की है, उसका एक एपिसोड में डाला है कि योग क्या है और पतंजलि कौन है और योग सूत्र क्या है। तो उसका एक एपिसोड मैं बना पाया हूँ, बाकी वो भी फिर से उसमें जुड़ूंगा। बहुत सुंदर। तो योगचित्त वृत्ति, ये वृत्तियां क्या है? वृत्तियां हैं जो चित्त को प्रभावित करती हैं, उसको इधर उधर तोड़ मोड़ के गलत दिशा में ले जाती हैं। वो चित्त जो है वो अशुद्ध हो जाता है। तो चित्त का अशुद्धिकरण वृत्तियां करती हैं। अच्छा, वृत्तियां क्या होती हैं? हम मान लेते हैं कि वृत्तियां हमारा स्वभाव है। वही स्वभाव आप जैसा बनाएंगे वैसा होगा। अगर आपका स्वभाव में अपभ्रंश है, वो विचलित है, आज की दुनिया में कितना स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ब्लड प्रेशर है, वो सब वृत्तियां ही तो हैं। हमें ठीक से सांस लेना नहीं आया है, हमें अपने सोच पे काबू रखना नहीं आया है, हम ठीक से सो नहीं पाते हैं, आंख नहीं बंद करते कि पता नहीं क्या हो जाए। अगर किसी ने आंख बंद कर ली उसको डर लगता है, आंख बंद कर ली दिख नहीं रहा है क्या हो जाए सामने। तो इस तरह के वातावरण में ये वृत्तियां जो हैं हमें विचलित करती हैं, हमारे स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है, मानसिक विकास पर असर पड़ता है। तो पतंजलि कहते हैं उसका निरोध, योग जो है उन वृत्तियों का निरोध है। उसमें ये आसन वगैरह का जिक्र ही नहीं है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ये सब धारणा, ध्यान, समाधि कोई जिक्र नहीं। उन वृत्तियों को कम करो, उन वृत्तियों से मुक्ति पाओ, वही योग है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र है पतंजलि का, वो ये है। उसके बाद वो संक्षिप्त रूप से बताते हैं। आसन के बारे में उन्होंने दो शब्द कहे, जबकि सारी दुनिया में जो मैं देखता हूं कि आसन को ही योग मानते हैं। भाई आसन का मतलब बैठना जी है। तो आसन की परिभाषा उन्होंने दी है स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसन। जब आप शांत होके, स्थिर होके, सुख से, तकलीफ नहीं बैठे हैं, फिर घुटने में दर्द होने लगा, फिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हिल डुल रहे हैं, आप शांति पूर्वक आराम की मुद्रा में सुख से बैठ सकें, वही आसन है। अब आसन जो है 84,000 आसन है, तो 8,040 आसन है, तरह तरह के आसन है, लेकिन उसका ध्येय एक ही है कि आप सुख से, आराम से, स्थिर होकर बैठें। अब तभी आपके ध्यान अवस्था में आप प्रवेश कर सकते हैं। मैं समझ गया सर। जब हम लोगों की गोष्ठी होती है तो आज समझ में आया कि आपका ध्यान कहाँ होता है। आप तो जमीन पर आसन लगा के बैठे रहते हैं। जमीन पर बैठने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। सर एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ सभी के लिए कि अब जैसे वो कहते हैं राजयोग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, तो जो अलग अलग उस योग से हटकर ये कौन सा योग है जो हमें लाभ योग की तरफ ले जाता है? ये जो ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग, ये सब जो है जिसको लोग अलग अलग मानते हैं, मैं मानता हूं कि योग एक ही है। हालांकि उसकी परिभाषा थोड़ी सी समझनी चाहिए कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना, एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती। अब उसको अंग्रेजी में मैंने उसका ट्रांसलेशन देखा है, ट्रूथ इज वन, पाथ्स आर मैनी। तो मैं अभी कुछ महीने पहले कहीं मुझे बोलना था इसी विषय पर, मैंने कहा ट्रूथ इज वन, पाथ इज वन, डिस्क्रिप्शंस आर मैनी। राइट। यानी कि आपको ऊपर नॉर्थ में माउंट एवरेस्ट पे जाना है, आप साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, उसको कहने की ट्रूथ इज वन, पाथ आर मैनी, वो पाथ नहीं है। ट्रूथ इज वन, पाथ
तरीका अलग अलग है। हाँ, तो ये जो कर्म योग वगैरह वगैरह, आजकल तो योग के सैकड़ों नाम दिए गए, ब्रांडिंग ऑफ योगा हो गया, योगा इज ए ब्रांड। तो हर एक अपने आप को अलग दिखाना चाहता है कि हम इस योगा से जुड़े नहीं, हमारा तो अष्टांग योगा है, हमारा तो ये योगा है, स्टूडियो सन एंड मून योगा है ना, झूला योगा है, म्यूजिक योगा है, जाज योगा है। अच्छा, तो खैर मैं एक बात अंतिम में बताऊं कि जैसे कर्म योग और ज्ञान योग, इसको अलग अलग मार्ग मानते हैं, है ना जी। कि वो कर्म का है, ये ज्ञान का है। तो जब ज्ञान नहीं होगा तो कर्म कैसे होगा? बिल्कुल। उन्होंने कहा कर्म की परिभाषा गीता में दी गई है, योगः कर्मसु कौशलम, परफेक्शन इन एक्शन इज योगा। तो परफेक्शन कहां से आएगा कर्म में, जब हमको ज्ञान नहीं होगा? तब तो वही कर्म करेंगे जो हम जानते हैं अल्प बुद्धि से। तो ज्ञान आवश्यक है कर्म के, और अगर ज्ञान है तो कर्म अपने आप जो करेंगे वो कर्म परफेक्शन ही होगा, कौशल। फिर कहते हैं गीता में अंत में कहते हैं कि और कुछ नहीं, अर्जुन कहते हैं हमको ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, अपना दिव्य रूप दिखाइए। इसके बाद अंत में कहते हैं हमें तो कुछ नहीं, हमें बताइए करना क्या है। अभी तक वो बता रहे थे कि उनको बुद्धि दें ताकि वो अपने आप सोचे कि उनको क्या करना। वो कहते हैं अब नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बोले करना क्या है। तो कहे मेरी शरण में आ जाओ। तो शरण में आने का मतलब समर्पित कर दो। तो कहते हैं ये समर्पण भक्ति योग जो है ना, ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे आसान है। मैं कहता हूँ ये सबसे मुश्किल है। भक्ति योग सबसे मुश्किल ये है कि आत्म समर्पण करने से पहले आपको जानना चाहिए कि आप क्या समर्पित कर रहे हैं और किसको समर्पित कर रहे हैं, और उस समर्पण से क्या हो रहा है। तो ये जो इसकी पूरी प्रक्रिया है कि जानना कि क्या समर्पित हो रहा है, ये ज्ञान योग है। हम थोड़ा सा रुकते हैं। हाँ, देखिए, अब कृष्ण के योग को अगर धनंजय नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? नहीं, देखिए हमारे बगल में हमारे मित्र बैठे हमारे साथ रहते हैं ये हमेशा। हाँ, मैं एक बात और आपको बता दूं, ये जो है कृष्ण की सफेद संगमरमर की मूर्ति, ये हमको किसने दी थी आप सोच नहीं पाएंगे जी। विनोद ने दी थी मुझे। ओह, अच्छा। जो आपके क्लासमेट। हाँ। उनके अक्सर जाके बैठते थे उनके पास। तो एक ये कोई बहुत ही जो इस तरह के बनाता है मूर्तियां, बहुत ही उसका नाम था। इनके इंपोरियम में जो वहाँ है ना मेहरौली कुतुब के रास्ते में बड़ा सा हाथी है, गेट के पास हाथी बना हुआ है बहुत बड़ा। जी, तो उसी समय वो लेके आया। तो विनोद ने मुझे दिखाया, देखो ये अभी अभी आया है शोरूम में। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही सुंदर है, इसमें लगता है ये मूर्ति नहीं है, ये जीवित है, सजीव है। तो उन्होंने मुझे दे दिया कि ले जाओ अपने पास। तब से ये मेरे साथ हमेशा चलता। बहुत सुंदर। आपको पता ही होगा 1 साल हुआ विनोद जी नहीं रहे। हाँ, वो कोरोना से पहले पिछली बार हम दोस्तों देखिए हम कहाँ से कहाँ तक आ गए। अब थोड़ी देर के लिए आपको विश्राम देते हैं और सुबोध जी कुछ नाम पढ़ेंगे, और नरेश जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो कुछ क्लिपिंग्स दिखाएं जो हमने धनंजय जी से मंगवाई थी, जहाँ धनंजय जी है, उनका परिवार है, वो सब वो नरेश जी और सभी, मैं जानता हूँ कि वो इस वाणी से इतने सम्मोहित हो गए हैं कि वो हम सब भूल रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है। लेकिन योग है कर्म सु कौशलम। तो हे नरेश, तू उठ और तू अपना कर्म कौशल से कर। तब तक सुबोध जी नाम पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया टिप्पणी कर रहे हैं भाई साहब जी बहुत सुबोध बढ़िया। जी, कुछ नाम पढ़ लीजिए। जी, सभी श्रोता कार्यक्रम में लाभान्वित और आनंदित हो रहे हैं। बहुत कुछ नया जानने को मिल रहा है, बहुत अच्छा जानने को मिल रहा है। उसके बाद आवाज अगर आ रही हो तो हाँ जी। उसके देखिएगा, ये ग्रैंडसन है, ये प्राण योग है। ये देखिए, ये बीच में हमारी भाभी जी हैं, इतनी दिव्य हैं, और मेरी बेटी और नतनी। हाँ, बेटी है, पत्नी है और उसकी बिटिया है। देखिए
जी। हाँ, ये आप पहचान रहे होंगे, ये जो संतूर वादक हमारे देश के बहुत बड़े अभी चले गए हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा। हाँ, पंडित शिव कुमार शर्मा, शिवहरी के नाम से जिन्होंने हमारे स्कूल के बच्चे जी। हैं इसमें। हाँ, ये साउथ एशिया आर्ट्स प्रोग्राम, ये सब स्कूल के बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपके स्कूल और इंटरनेशनल केंद्र जो है वहाँ देखिए, ये का योग केंद्र भी है, सीख रहे हैं बच्चे। जी, आगे कीजिए। हाँ, प्रज्ञालय, आप नाम देखिएगा, ये अमेरिका में है। आप ये जो नाम, नहीं, ये जो है प्रज्ञालय नाम से एक नया स्कूल स्थापित हो रहा है बिहार में, अच्छा, जिसपे बिहार में। हमारा जो अच्छा, वीडियो है, करीब 300-400 वीडियो हैं, रेजिंग इंटेलिजेंट किड्स, अच्छा, उस पर आधारित ये गांव के बच्चे हैं। कबीर नगर के पास बिहार में ये बहुत नया स्कूल शुरू हुआ। अभी उनके फर्नीचर वगैरह के लिए हमने डोनेशन भेजा है। वाह वाह, देखिए तो दूर बैठे, पूरे भारत में इसकी शाखाएं होंगी। बहुत सुंदर। बहुत आगे बढ़िया, बहुत दिखाइएगा बढ़िया। ना। हाँ जी, देखिए सामने आपको इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नजर आ रहा है। जी, ये अधखुली खिड़की, ये धनंजय जी की एक जो प्रसिद्ध पुस्तक है। जी, हाँ, ये था ऑन द हिल, पुष्पा दशोतर जी। अच्छा, ये थी प्रोड्यूसर। अरे यही थी कल जो आपको याद कर रही थी, पुष्पा जी, और वो आई हुई थी वहाँ अच्छा, सेनेट में आई हुई थी। वाह, लंबी उड़ान तक। ये दिशांतर, कथांतर, हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं भी हूँ। ये अच्छा लगा मुझे, कथांतर में एक अंतर भी है। ये इन्होंने अमेरिका से हिंदी कहानियां, बहुत अच्छा संकलन है। सभी लोग प्रायः ये 2 संकलन जरूर लेते हैं जो प्रवासी साहित्य पर काम करते हैं, उनको काफी इसमें से रचनाएं मिलती हैं और लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। श्रीलता पाठक जी का बहुत बड़ा संदेश है कि बहुत बढ़िया संदेश और जानकारी मिल रही है, आभारी हूँ। और आपको सुनते बिताया आज का समय सदा याद रहेगा, हम सबको याद रहेगा। धनंजय जी, अब एक प्रश्नों की बौछार मैं आप पर कर रहा हूँ कि जिसका मैं व्याख्या चाहूंगा उसकी व्याख्या आप बताइएगा, और नहीं तो आप बताते जाइए। जैसे कबीर या तुलसी? कबीर या तुलसी में एक? हाँ, एक जी। बताइए, कबीर या तुलसी, और इसका कारण भी आपको बताना है। बहुत मुश्किल प्रश्न है। मैं दोनों को साथ ले लूंगा, वो दोनों एक हैं। वैसे कबीर और तुलसी 2 रूप हैं, तो जो जहां वो जुड़ते हैं वो है मेरा। चलिए, ये एक नए प्रकार का हुआ। अच्छा, तो बुद्ध या महावीर? अब इनको भी आप जोड़ देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, बुद्ध या जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बुद्ध का अध्ययन किया है और उनसे मैं अपने को ज्यादा करीब पाता हूँ, तो बड़े छोटे की बात नहीं है, मैं बुद्ध से ज्यादा जुड़ा हूँ। अच्छा, पंचतंत्र या ईसप की कथाएं? पंचतंत्र की कथाएं। कारण? कारण यह है कि उसकी जो पहली कथा है, विष्णु शर्मा जो उसके थे, वो पहली कथा उसकी मुझे बहुत प्रभावित करती है। और मैंने हमने सुना है वो वही थे, अर्थशास्त्री कौटिल्य के नाम से वही थे। तो आपके समान धर्म थे। हाँ जी, उनकी जो पहली कथा है वही आपको, जी, बताइएगा। वो बता, एक कोई राजा था, उसके कई बेटे थे और सब निकम्मे थे, तो पढ़ने लिखने में, शस्त्र विद्या में कुछ उनको रुचि नहीं थी। तो बहुत चिंतित थे कि हमारे बाद राजकुमार राजा कौन बनेगा। तो उन्होंने अपने सभा में अपने सलाहकारों से पूछा, भाई ऐसा कोई अध्यापक लाओ, शिक्षक लाओ जो इनको कुछ सिखा सके। तो काफी समय के बाद इनका नाम आया कि विष्णु शर्मा जो है वो राजी हो गए कि वो आपके नालायक पुत्रों को शिक्षा देंगे। तो राजा ने कहा बुलाया जाए उनको। उन पुत्रों के नाम मुझे नहीं याद है राजा के, तो उनको दरबार में बुलाया गया। तो जब ये पहुंचे तो उनका, भाई आपने मान ली ये बात हमारी, और बहुत बहुत धन्यवाद, और क्या सेवा करें आपकी? उन्होंने कहा मेरे एक ही काम करना है आपको, इन बच्चों को मेरे साथ रहना होगा कुछ समय तक, 6 महीने साल भर तक, और कहीं जाएंगे नहीं। तो कहें ये तो बहुत कुछ नहीं है, तो जाए के रहेंगे आपके साथ। तो रहे, और
उस कम समय में सिर्फ कहानियां सुना सुना के विष्णु राजनीति- शर्मा ने उनको शिक्षित बना दिया, योग्य बना दिया राज के, राजधर्म सिखा दिया। और उसके बाद वहीं से पंचतंत्र का जन्म होता है, पंचतंत्र की कहानी। उसके बाद से हजारों लाखों कहानियां जुड़ी उसमें। तो उसमें से कुछ कहानियां चुन के मैं अपने क्लास में बच्चों को बताता रहता हूँ। नहीं, बहुत सुंदर। तो याज्ञवल्क्य या पतंजलि, दोनों महान हैं। क्योंकि पतंजलि से मैं जुड़ा रहा हूँ पिछले 40 वर्षों से। पतंजलि। वृंदावन या अयोध्या? मैं कृष्ण से जुड़ा रहा हूँ, राम का भक्त भी हूँ, लेकिन कृष्ण से ज्यादा नजदीकी दोस्ती है मेरी, मित्र हैं। तो प्रवृत्ति या निवृत्ति, और क्यों? हम प्रवृत्ति से जुड़कर ही मोक्ष पा सकते हैं। ये तो आपने मेरे मन की बात कह दी। बहुत अच्छा उत्तर, आपको 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। शेक्सपियर या कालिदास? कालिदास। रंगमंच या नाटक? रंगमंच, असल में रंगमंच, नाटक, संगीत, सब का एक ही जोड़ है नाट्य शास्त्र में। उन्होंने इनको अलग अलग नहीं देखा, सब में एक ही गुण होने चाहिए, 4 गुण होने चाहिए इसमें सफलता के लिए। तो खैर रंगमंच, वहां भी। हाँ, आपने ठीक कहा, क्योंकि रंगमंच में सब कुछ है, सब कुछ भी है, संगीत भी है। बहुत सुंदर। अब देखिए एक और कठिन प्रश्न आ रहा है। हरिप्रसाद चौरसिया या बिस्मिल्लाह खान? भाई हरिप्रसाद चौरसिया तो जहां मैं पढ़ा लिखा हूं वहां के हैं। बिस्मिल्लाह खान जहां मैं पैदा हुआ था वहां के हैं। मैं बनारस में पैदा हुआ था, इलाहाबाद में पढ़ा। चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब एक दूसरा, वो भी ज्यादा आसान नहीं है। लता मंगेशकर या आशा भोसले? लता मंगेशकर। राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन। वहीदा रहमान या वैजयंती माला? ये मुश्किल है। जी, वहीदा रहमान। अच्छा, अब इसका कारण बता दीजिए। कारण कि उन्होंने जो रोल किए हैं, बहुत ही मुश्किल रोल, और बहुत ही साधारण चरित्र को उन्होंने ऊपर उठा के दिखाया है। वैजयंती माला बहुत अच्छी आर्टिस्ट, डांसर, एक्टर, सब कुछ थी। उनकी भी बहुत सी अच्छी पिक्चरें मेरी फेवरेट रही हैं। लेकिन अगर कुछ ही दोनों में से एक, वो 19-20 का है, तो वहीदा रहमान। नहीं, बिल्कुल ठीक है। कागज के फूल, प्यासा, गाइड। बहुत अच्छा लगा। हमारे सवाल समाप्त हो गए हैं, और हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया, और आपकी प्रतीक्षा थी बहुत दिनों से, आप आए। और आप में तो सम्मोहन की शक्ति है ही, वो हम देख ही रहे हैं। आप मोहन के मित्र हैं, वो सम्मोहन तो आपके पास है ही, वो यहाँ भी दिख रहा है। तो हम लोग चलते हैं। सुबोध जी कहीं खो गए, देखा आपकी बात सुन। ये मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव रहा है। हाँ जी, कुछ कहना चाहिए? सभी मित्रों को, आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अवसर मिला। सभी श्रोताओं को बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सी अनसुनी बातें मिल रही हैं, और इतने चहुमुखी प्रतिभा के, विलक्षण प्रतिभाओं से सुसज्जित धनंजय कुमार जी से आज हमें सब ये ज्ञान मिल रहा है। बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। अभी तक जो श्रोता बराबर बने हुए हैं, मैं फिर से नाम सबके बता देता हूँ। गायत्री ठाकुर, कमलेश कुमार दीवान, वीना झा, अरुणा गुप्ता, नीलू मेहरा, डॉक्टर स्नेहसुधा नवल, हीरो वाधवानी, आशा जोशी, चेतना भाटी, प्रवीण अग्रवाल, सुनैना श्रीवास्तव, सविता श्रीवास्तव, नीता जोशी जी, नरेश जोशी जी स्वयं जुड़े हैं, मीनाक्षी जोशी, दिनेश लखनपाल, अनंदा पाटनी दीदी अमेरिका से, उषा अग्रवाल, कल्पना सेनगुप्ता बरुआ, रमनीक मोहिनी, डॉक्टर राजश्री रावत, राजरानी भल्ला, शहरों की महफिल के नाम से एक श्रोता हैं, कुसुम शर्मा, वीना सिंह, गीता झा, अनीस अहमद, प्रतिभा शुक्ला, मीना शर्मा, महेश कुमार शर्मा शर्मन,
त्रिवेणी साहित्य अकादमी के नाम से एक श्रोता जुड़े हैं, विभा रश्मि, शशि पाधा जी अमेरिका से, योगेश महेश शर्मा, रश्मि लहर के नाम से एक श्रोता हैं, स्नेहलता पाठक, निशा भार्गव, सोनिया अक्स, अनीता कपूर, चंद्रकांता किन्रा, रजनीश मिश्रा और अमरेंदु, ये नाम अभी तक दिख रहे हैं। और ट्विटर और फेसबुक पर नाम अलग हैं। और एक सूचना चाहूँगा आप दोनों से ही, क्योंकि दिनेश लखनपाल भाई ने पूछा है कि आप सब लोग मेरे सहित पूछा है कि आप भारत में कब आ रहे हैं। तो दिनेश भाई को मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं तो स्वयं अभी हिंदुस्तान में ही हूँ, भारत में ही हूँ और दिल्ली में हूँ। बाकी हरीश जी और धनंजय जी जब बताएंगे कि वो अमेरिका प्रवास से कब भारत आ रहे हैं, तो वो दिसंबर के पहले सप्ताह में बस मैं भी उनके साथ ही आ रहा हूँ। लगभग उनके साथ ही आ जाऊंगा, थोड़ा सा उनसे पहले आ जाऊंगा ताकि मैं उनको रिसीव कर सकूं एयरपोर्ट पर। थोड़ा पहले आ जाऊंगा। हमारा सौभाग्य होगा सर। बहुत अच्छा लगा। सभी दोस्तों को प्रणाम और बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आप इतना समय निकालते हैं, जुड़ते हैं और आपकी जो प्रतिक्रियाएं बाद में मेरे पास आती हैं। हर बार जैसे ही एक कार्यक्रम समापन होगा उसके बाद एकदम से मुझे मालूम है 5 तो मैसेज बल्कि अभी से आ जाते हैं। गायत्री ठाकुर का आ जाता है, चंद्रकांता किन्रा जी का आता है, कुसुम शर्मा जी का आता है और एकदम से फिर आ जाते हैं। फिर 15-20 मुझे प्रतिक्रियाएं मिलती हैं और कई बार आग्रह होता है कि इन्हें दोबारा बुलाइए। तो अब देखते हैं कि क्या आता है। अनीता कपूर जी ने बता दिया हम भी अगले माह भारत जा रहे हैं। ये देखिए बहुत लोग भारत में सभी से साक्षात्कार का इंतजार रहेगा। हाँ, हम सभी का सौभाग्य होगा असल में। और नरेश जी अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें धनंजय जी को तो कृपया प्रकट होएं। नरेश जी, नीता जी, जो भी आप दोनों में से उपलब्ध हो या आप दोनों उपलब्ध हो, जो आना चाहें कार्यक्रम में, आपका इंतजार है। हाँ, नमस्कार सर जी। हाँ। नमस्कार। आदरणीय धनंजय कुमार जी, प्रणाम आपको। सभी श्रोताओं को आज बहुत सारे नए श्रोता भी जुड़े थे जो हमारे साथ नहीं रहे थे। उन सभी का दिल से स्वागत करता हूँ, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सुबोध जी, आपने अपनी भूमिका सदैव जिस तरह से निभाई है वैसे आज ही निभाई है, तो आपका भी बहुत दिल से शुक्रिया। आदरणीय हरीश जी को चरण स्पर्श। आज जब सर नाम पढ़ रहे थे तो मैं भी भावुक हो गया था। एक एक नाम, उसके साथ जो एक एक स्टोरी, वो सब बातें बहुत भावुक करने वाली है। और आगे भी बहुत अच्छे नाम इसमें आएंगे। धनंजय कुमार सर, आपका बहुत दिल से शुक्रिया, आपने समय दिया, हमारा निवेदन स्वीकार किया। इस पटल से जुड़े रहिए। सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? नहीं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अरे नहीं सर, मुझे प्रणाम नहीं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सफेद दाढ़ी पर मत जाइए, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे। बिल्कुल, वो ये सुबोध जी से भी छोटे हैं, देखिए। हाँ, सुबोध जी। चलिए, प्रणाम। ये अद्भुत संगम है सर। विभिन्न रूप में जो पीढ़ियां उपलब्ध हैं इस वक्त समाज में, उन सबका संगम है ये पटल जो है। बिल्कुल, ये नरेश जी का मैजिक और एक से एक महान विभूति और एक से एक आम इंसान इसमें पटल पर श्रोता के रूप में जुड़ा हुआ है और बहुत आनंद ले रहा है और उनको बहुत सी अद्भुत जानकारियां मिल रही हैं। जो हमारे यहाँ श्रोता जुड़े हैं वो सब विभूतियां हैं भाई। जी, सब विभूतियां हैं, लेकिन वो मन से एक साधारण भी है। कहा था ना किसी ने कि साधारण होना ही असाधारणता होती है। हम लोग साधारण हो सकें, जिस बात की तरफ अभी योग का संदर्भ देते हुए जो बात धनंजय जी ने कही थी वही हमें फॉलो करनी है, तभी हम जमीन पर रह सकते हैं, तभी हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, ज्ञानार्जन हम सुविधा से प्राप्त कर सकेंगे। आदरणीय सुधा जी भी सभी को प्रणाम कर रही है, तो आपको भी चरण स्पर्श सुधा जी। ओके, मेरा भी स्नेह सुधा जी को प्रणाम और बाकी सबको प्रणाम। एक टिप्पणी कमलेश कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे। कमलेश जी बोलिए। यारों के यार धनंजय कुमार, ये तो आपने लिखा, उसके बाद भी आपको कुछ टिप्पणी करनी होगी तो आप करिए। अभी 1-1.5 मिनट समय है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं, हम लोग सब जानते हैं कि धनंजय जी को सुनकर के
कितना अधिक प्रभावित सभी लोग हुए होंगे मेरे समेत। मैं उनको इतना सुनता हूँ, लेकिन फिर भी आज की चीज़ें विशेष थी, और जो उनको खंगालने की कोशिश की तो उसमें से कैसे कैसे सीप से मोती निकल के आ रहे थे, ये हमने देखा। हमें आज बहुत सारे ज्ञान के मोती मिले उसमें से। और जो हमारा ये इसे बोलते हैं जिज्ञासा रूपी सीप से, मैं आपकी भाषा बोल रहा हूँ, जिज्ञासा रूपी सीप से जो ज्ञान के मोती हमारे पास आए हैं आपके माध्यम से, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए